हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक गामा। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर 4 के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और जब मैं क्वार्टर 4 बोल रहा हूं तो इससे मेरा मतलब है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के मैं आपसे फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम फटाफट चलते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ये बैंक ऑफ बड़ौदा के 31 मार्च 2021 को जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आपके सामने खोल दिए। अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी फिगर है वो इन लैक्स में है, ठीक है ना। तो अगर आपको किसी भी फिगर को आपको करोड़ में कन्वर्ट करना है तो आपको उसे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ये पॉइंट नंबर 14 के नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, ठीक है ना। मैं इस पर मेन फोकस क्यों करता हूँ, क्योंकि देखिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा जानना ये जरूरी होता है कि भाई कंपनी जो है वो प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, वो कर क्या रही है, ठीक है ना। अब वो प्रॉफिट लॉस कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, लेकिन हमारा मेन फोकस इस पर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे ना कि 31 मार्च 2021 का जो क्वार्टर एंड हुआ है उसके अंदर कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 31 मार्च 2021 का जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें कंपनी को 1046 करोड़ एंड 50 लैक्स का लॉस हुआ है। ये जो ब्रैकेट में दिखाते हैं ना फिगर, वो एक्चुअली में लॉस होती है। तो मतलब कितना लॉस हो गया, 1046 करोड़ एंड 50 लैक्स का। जबकि अगर पिछले क्वार्टर की बात करें, मतलब वो क्वार्टर जो 31 दिसंबर 2020 को एंड हुआ था, उस क्वार्टर की अगर आप बात करते हैं तो उस क्वार्टर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था, 1061 करोड़ एंड 11 लैक्स का, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वार्टर से पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी को बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में लगभग कंपनी को 1000 करोड़ का प्रॉफिट था और इस क्वार्टर में कंपनी को लगभग 1000 करोड़ का लॉस है। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब हम इसे पिछले साल के मार्च क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे। अगर पिछले साल के मार्च क्वार्टर का आप देखेंगे कि पिछले साल के मार्च क्वार्टर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ था, तो वो था आपका 506 करोड़ एंड 59 लाख। तो अगर पिछले साल के मार्च क्वार्टर से देखेंगे तो उसमें भी आपको ये नज़र आएगा कि भाई कंपनी को काफ़ी ज़बरदस्त लॉस हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, ठीक है ना। अब लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर पे बात करते हैं कि भाई हमारा ये जो ईयर एंड हुआ है 31 मार्च 2021 को, ठीक है ना, और जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ था 31/3/2020 को, ठीक है ना, इन दोनों ईयर का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ अलग ही कहानी नजर आएगी, ठीक है ना। तो अगर हम इस साल का जो प्रॉफिट है कंपनी का, कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस पूरे साल में कितना प्रॉफिट बुक किया है, तो वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो वो कितना बुक किया है कंपनी ने, 828 करोड़ एंड 95 लैक्स का, ठीक है ना। जबकि पिछले साल का अगर आप देखेंगे, भाई पिछले साल कंपनी ने कितना प्रॉफिट बुक किया था, तो पिछले साल कंपनी ने जो प्रॉफिट बुक किया था वो था 546 करोड़ एंड 18 लाख का। तो अगर आप ये जंप देखेंगे ना कि भाई ये कितना ज़बरदस्त जंप आया इसके अंदर प्रॉफिट के अंदर, तो ये जंप जो है ये लगभग आपका 51% का जंप है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त जंप है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि भाई अगर हम क्वार्टर में देख रहे हैं तो कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में कंपनी को लॉस हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर देख रहे हैं तो कंपनी को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है ना। अब एक बात और कर लेते हैं हम लोग कि भाई ये जो कंपनी को अभी लॉस हो रहा है ये हो किस वजह से रहा है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना कि भाई कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ये पॉइंट नंबर 7 ऑपरेटिंग, एक मिनट, ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, पॉइंट नंबर 7, ठीक है ना। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखिए, 31 मार्च 2021 को जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो था हमारा 6265 करोड़ एंड 60 लैक्स, ठीक है ना। और 31 दिसंबर 2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ था उसके अंदर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो वो था 5068 करोड़ एंड 63 लाख। तो अगर आप ये देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कि यार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी कंपनी को लॉस हो रहा है। तो देखिए ये लॉस इस वजह से हो रहा है कि कंपनी क्या है, प्रोविजंस कर रही है, ठीक है। ये वाला पॉइंट नंबर 8। अब ये प्रोविजन क्या होता है आप पूछेंगे, तो प्रोविजन क्या होता है कि भाई जब बैंक कोई लोन देता है और वो लोन एनपीए हो जाता है तो उस एनपीए को ओवरकम करने के लिए क्या है, बैंक को कुछ पैसा उस एनपीए को ओवरकम करने के लिए रखना पड़ता है, तो वो प्रोविजनिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो प्रोविजनिंग ज़्यादा होती है अगर किसी भी बैंक के
फाइनेंशियल रिजल्ट में, तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि बैंक का जो एनपीए है वो एक तरह से बढ़ रहा है, तभी उसको ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है। तो ये जो प्रोविजनिंग है ना, इस प्रोविजनिंग की वजह से जो है हमें लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे प्रोविजनिंग फॉर टैक्स भी है, ठीक है ना। तो अगर आप कैलकुलेट भी करना चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो था इतना, ठीक है, फिर आपने प्रोविजनिंग कर दी ये वाली और ये वाली। तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दोनों प्रोविजनिंग माइनस करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि भाई कंपनी को इतना 1,000 करोड़ का लगभग यहाँ पे लॉस हो गया है, ठीक है ना। और फिर हम यहाँ पे एनपीए की भी बात कर लेते हैं कि भाई कंपनी के एनपीए की क्या सिचुएशन है। तो अगर आप एनपीए देखेंगे तो भाई 31/12/2020 को जो क्वार्टर एंड हुआ था उसमें एनपीए था 8.48%, जबकि ये 31 मार्च वाला जो क्वार्टर एंड हुआ है अभी हमारा, उसके अंदर जो एनपीए वो थोड़ा सा बढ़ गया है 8.87%। तो एनपीए के हिसाब से भी हमें देखने को मिल रहा है कि भाई जो है हमारा एनपीए बैंक का बढ़ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि देखिए इसका जो रिजल्ट है वो एक बार में अगर आप ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा समझ नहीं आएगा। अगर हमें एक अच्छा व्यू लेना है कि भाई कंपनी कैसा एक्चुअली में परफॉर्म कर रही है, सालों से कैसा परफॉर्म कर रही है, तो एक बार हम इसके पुराने क्वार्टर्स के और रिजल्ट देखते हैं और इसके ईयर ऑन ईयर वाले मतलब पुराने सालों तक के भी रिजल्ट एक बार हम देखते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये जो डेटा है ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट से निकाला है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि भाई ये जो है ये क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट है भैया इसका, ठीक है ना। तो क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट में अगर आप देखेंगे ना, तो भाई दिसंबर 2019 का जो क्वार्टर एंड हुआ था उसके अंदर कंपनी ने लगभग 1400 करोड़ का लॉस किया था, ठीक है ना। फिर मार्च में 506 करोड़ का प्रॉफिट, फिर जून में 864 करोड़ का लॉस, फिर सितंबर 2020 के अंदर 1678 करोड़ का प्रॉफिट, और दिसंबर 2020 की अगर हम बात करते हैं तो 1061 करोड़ का प्रॉफिट। और अभी आपको इसका तो पता ही है कि भाई जो हमारा अभी मार्च क्वार्टर है उसके अंदर हमें कितना लॉस हुआ है, 1047 करोड़ का लगभग हमें लॉस हुआ है, मतलब माइनस में है ये, ठीक है ना। तो इतना इस कंपनी को लॉस हुआ है। तो अगर आप इसके प्रॉफिट की आप प्रोफाइल देखेंगे ना, तो एक क्वार्टर में इसको लॉस होता है, ठीक है, फिर प्रॉफिट हो जाता है, फिर लॉस होता है, फिर प्रॉफिट हो जाता है, फिर एक बार फिर प्रॉफिट हो गया, अब फिर से लॉस हो गया। तो इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वार्टरली में अगर हम देखते हैं तो काफ़ी मतलब इनकन्सिस्टेंट सा है, कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है, फिर लॉस हो जाता है, फिर प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एक बार एनपीए भी देखते हैं कि भाई इसकी एनपीए की क्या सिचुएशन रही है क्वार्टर के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने इसका खोल दिया है क्वार्टरली एनपीए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वार्टरली एनपीए के अंदर कि भाई दिसंबर 2019 की अगर हम बात करते हैं तो उस क्वार्टर के अंदर जो एनपीए था वो था 10.43%, ठीक है ना। अब बैंक का जो है ना एनपीए कम होना चाहिए, जब बैंक का एनपीए कम होता है तो वो एक अच्छा साइन होता है। फिर हम मार्च 2020 की बात करते हैं तो एनपीए घट के हो गया 9.4%, ठीक है ना। फिर जून 2020 की बात करेंगे तो एनपीए हो गया 9.39%। फिर सितंबर 2020 की बात करेंगे तो एनपीए हो गया 9.14%, और दिसंबर 2020 की बात करेंगे तो एनपीए हो गया अपना 8.48%। तो आप ये देख रहे हैं कि एनपीए में एक स्टडी डिक्लाइन आपको दिखता है दिसंबर 2020 तक। लेकिन जब हम मार्च में आते हैं, अभी वाले में आते हैं, तो अभी हमने एनपीए देखा था कि अभी एनपीए है 8.87%। तो अगर हम दिसंबर 2020 से मार्च का अगर हम देखते हैं तो एनपीए में बहुत हल्की सी लाइट सी मतलब बोलेंगे कि वो बढ़ गया है थोड़ा सा, लेकिन उसको हम बहुत ज़्यादा सीरियसली इसलिए ना लें क्योंकि बहुत हल्का सी ही उसमें बढ़त हुई है, कोई बहुत ज़्यादा उसमें मतलब ऐसा नहीं कि एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है ना। अब एक बार हमें और इसको डिटेल में समझना है तो एक बार हम इसके जो पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स हैं उनको एक बार देखते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो दोस्तों ये मैंने खोल दिया है इसका एनुअल इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब एनुअल इनकम स्टेटमेंट आप देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई मार्च 2016 में कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त लॉस किया था, लगभग कितना हो गया ये 5396 करोड़ का लॉस किया था, मतलब कितना ज़बरदस्त लॉस किया है इस कंपनी ने, ठीक है ना। फिर मार्च 2017 में कंपनी ने 1383 का प्रॉफिट किया, ठीक है ना। फिर मार्च 2018 की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने फिर से लॉस किया 2432 करोड़ का। फिर मार्च 2019 में कंपनी ने बहुत छोटा सा प्रॉफिट किया 434 करोड़ का, ठीक है ना। फिर मार्च 2020 में वापस इसने कंपनी ने प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट किया 546 करोड़ का, ठीक है ना। और अगर आप इस क्वार्टर में मतलब इस मार्च
2021 पे जो ईयर एंड हुआ है उसके अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो वो लगभग अभी हमने देखा था कि लगभग 800 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि भाई ईयर ऑन ईयर पिछले 2-3 साल से जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, ठीक है ना। लेकिन जब इसने लॉस किए तो आप वो देखिए कितने बड़े बड़े फिगर हैं यहाँ पे। जब लॉस थे तब तो 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार के फिगर थे, जब प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपके फिगर क्या है, 400 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़। तो इनसे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें रिजल्ट में कोई इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है कि यार बहुत ही गजब का कोई इंप्रूवमेंट हो गया। हाँ इंप्रूवमेंट है आप कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब आपने लॉस किया तब तो आपने बड़े बड़े किए, अब प्रॉफिट कर रहे हो तो आप छोटे छोटे कर रहे हो, ठीक है ना। अब हम इसका जो ईयरली है, एक बार ईयरली एनपीए भी इसका देख लेते हैं कि भाई ईयरली एनपीए की क्या स्थिति रही है। तो ये मैंने इसके एनुअल एनपीए का स्टेटमेंट खोल लिया। अब एनुअल एनपीए में आप देखेंगे ना, तो भाई मार्च 2016 में इसका एनपीए 10% था, फिर मार्च 2017 में भी 10% था, फिर 2018 में बढ़ गई ये 12% हो गया, फिर 2019 में 10% हो गया, मार्च 2020 में 9% हो गया, और अभी जो है अभी का हमने देख लिया है कि भाई मार्च 21 में जो इसका है एनपीए वो 8.87 है, तो लगभग ये भी 9% ही है। तो मतलब एनपीए की स्थिति में भी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एनपीए के हिसाब से भी मुझे ये कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया अगर आप हर साल दर साल इसका देखते हैं तो। लेकिन दोस्तों अब ये बात आ जाती है कि भाई हमें इस स्टॉक में करना क्या चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि भाई उन्होंने क्या है, इस स्टॉक को कर रखा है पहले से बाय, ठीक है ना। अब उनको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इसको सेल करें, होल्ड करें, कि बेच दें, कि क्या करें, ठीक है ना। तो भाई मैं आपको इसके अब एक बार इसका जो प्राइस चार्ट है उस पर लेके आ गया और हम ये देखते हैं कि भाई हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो देखिए आप इस कंपनी का जो है प्राइस चार्ट देख सकते हैं, ये मैंने प्राइस चार्ट बोलिया, और ये प्राइस चार्ट देखिए कैसा, ये ऊपर गया फिर ये नीचे आ गया। एक टाइम पे ये जब अपने ऑल टाइम हाई के करीब होगा तो इसने एक बार ऑल टाइम हाई के करीब क्लोजिंग ली होगी 219 रुपये के ऊपर, ठीक है ना। कब ली थी ये, 2 जन 2015 को, ठीक है ना। उसके बाद से ये लगातार ये कंपनी गिरती चली जा रही है, ठीक है ना। और गिरने का रीज़न आप देख ही सकते हैं कि भाई कंपनी को बार बार ही लॉस हो जाता है, कभी 5,000 करोड़ का लॉस हो जाता है, कभी 2,000 करोड़ का लॉस हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे में जिन लोगों ने स्टॉक को पहले से बाय कर रखा है, ठीक है ना, जिन्होंने पहले से बाय कर रखा है उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि भाई अब आपने बाय कर ही लिया है इसको, तो आप इसको भाई लॉस में क्यों बेचना चाह रहे हो, आप इसको होल्ड करो। क्योंकि देखिए ये जो बैंक है, ये बैंक का काफ़ी बड़ा बैंक है, अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 43,000 करोड़ का है, और पी रेशियो से काफ़ी कम है, 14 का ही पी रेशियो, तो मतलब कोई बहुत महंगे वैल्यूएशन पे ये स्टॉक नहीं है इस समय, ठीक है ना। और दूसरी बात ये आ जाती है कि भाई अब आपने ले लिया है इसको, जिस भी प्राइस पे ले लिया, अब आप लॉस में तो उसको निकालेंगे नहीं, तो आप इसको रख लीजिए। पीएसयू बैंक है, गवर्नमेंट इसके पीछे है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस बैंक को आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट इसको कैसे ना कैसे करके संभाल ही लेगी, ठीक है ना। तो इसलिए जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते तब तक जिन्होंने बाय पहले से कर रखा है उनको मेरी ये सलाह रहेगी कि भाई वो इसको होल्ड करके रखें, ठीक है ना। अब बात आ जाती है उन लोगों की कि भाई जो लोग इसमें फ्रेश बाइंग की सोच रहे हैं, तो देखिए फ्रेश बाइंग के लिए तो मैं आपको बिल्कुल ये स्टॉक सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए आपने देख लिया इसका स्टेटमेंट कि भाई कभी लॉस हो रहा है, कभी प्रॉफिट हो रहा है। अब आप एक ऐसी कंपनी में क्यों मतलब इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसका ग्राफ कुछ इस तरह का है, गिरता हुआ सा ग्राफ है, पहले चढ़ा था बीच में लेकिन अब ये गिरता हुआ ग्राफ है, कंपनी लॉस कर रही है। भाई जब मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रही हैं, बहुत अच्छा उनका शेयर का भाव भी बढ़ रहा है, जब वो कंपनीज हैं तो फिर आप ऐसी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिसको लगातार लॉस हो रहा है, लगातार तो नहीं कहूँगा लेकिन मतलब होता रहता है इसको बार बार लॉस, ठीक है। और फिर क्या है कि ये पीएसयू की जो कंपनीज होती है ना, आप इनमें ये चीज़ और देखेंगे, इनके जो प्राइस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो भी नहीं करते हैं, फिर ये अगर बढ़ भी जाएगा तो एक रेंज बाउंड चलते रहते हैं ये, मतलब इनमें ऐसा नहीं है कि भाई जैसे प्राइवेट सेक्टर के बैंक में एक एक्सपोनेंशियल इस तरह का राइज आता है ना कि यार चार्ट यूँ ही जाता जा रहा है, ठीक है ना। ऐसा राइज इनमें कभी नहीं आता है, इनके तो क्या है बस ये एक बार थोड़ा सा चढ़ जाएंगे फिर यूँ 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 चलते रहेंगे, बस फिर गिर जाएंगे फिर थोड़ा चढ़ जाएंगे। तो क्या है कि मैं आपको अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो मैं आपको इसमें सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। ना तो मैं आपको ट्रेडिंग वाइज इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें फ्रेश बाइंग करें, और ना मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोलूँगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप फिर भी एक बार सोच सकते हैं कि भाई आपको लगे कि यार गवर्नमेंट का बैंक है तो फ्यूचर में जाके कुछ इसमें गजब का हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, तो एक बार आप सोच सकते हैं। लेकिन बस देखिए फाइनली मेरे दिमाग में तो वही बात आती है कि यार जब आपके पास है ना HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक बैंक है,
बैंकिंग के इतने बढ़िया बढ़िया शेयर्स हैं मार्केट के अंदर, और आपको PSU में ही लगाना तो फिर SBI में लगाइए, प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनी SBI है, तो फिर आप जाके इस बैंक ऑफ बड़ौदा में भैया क्यों पैसे लगाएंगे, ठीक है ना। और बाकी देखिए फिर फाइनली सारी इच्छा आपकी है, सारा पैसा आपका है। और मैं हमेशा ही आपको कहता हूँ कि भाई आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च करें, अपना खुद का एनालिसिस करें, ठीक है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लें, ठीक है ना। तो इन सब को देखते हुए मेरा तो ये मानना है कि भाई आप फ्रेश बाइंग ना करें इसके अंदर, ठीक है ना। और अगर आपने बाय कर रखा है तो आप इसे होल्ड करें, ठीक है, जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ जाते, थोड़ा बहुत एवरेजिंग करके चलें, क्योंकि देखिए सिक्योर तो है ही ये बैंक, है ना, इसलिए आप होल्ड करके चलें, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।